नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 21 फरवरी 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही देविका नदी किसकी एक सहायक नदी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रावी। हाल ही में केंद्र द्वारा सूचित किया गया है कि 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली देविका नदी परियोजना जून 2022 तक पूरी हो जाएगी। इस परियोजना पर कार्य मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत शुरू किया गया था। इस परियोजना में 3 सीवेज उपचार संयंत्र, 129 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क, 2 दाह संस्कार घाटों का विकास, सुरक्षा, बाढ़ एवं लैंडस्केपिंग, छोटे जल विद्युत संयंत्र और 3 सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कार्य शामिल है। ध्यान में रखिएगा कि यह नदी उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में है, जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, की ओर बहती है, जहां यह रावी नदी में मिल जाती है। देविका नदी को गंगा की छोटी बहन के रूप में भी जाना जाता है। किस देश में स्थित फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से समुद्र में उपचारित पानी की विवादास्पद योजनाबद्ध निकासी की समीक्षा हेतु मिशन शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के अनुसार कई दशकों में पानी को उपचारित करने और छोड़ने की योजना प्रस्तावित है, क्योंकि एक व्यापक पंपिंग और निस्पंदन प्रणाली अधिकांश रेडियोधर्मी तत्वों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हटा देती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने भी इस निकासी का समर्थन किया है और कहा है कि यह प्रक्रिया अन्य साइटों के परमाणु संयंत्रों से अपशिष्ट जल की निकासी के ही समान है। इस योजना को अप्रैल 2021 में जापान द्वारा अपनाया गया था, जिसे मार्च 2023 तक शुरू करने की योजना है। DNTs की आर्थिक अधिकारिता हेतु सीड योजना लॉन्च की गई है। यहाँ DNTs का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डीनोटिफाइड ट्राइब्स। इस योजना को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों यानी डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान में रखिएगा, DNT सबसे उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। ये पीढ़ियों से बदहाली का जीवन जी रहे हैं। वर्ष 2021-22 से लेके वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि हेतु योजना का कुल परिव्यय लगभग 200 करोड़ रुपया है। हाल ही में चर्चा में रही बाबुस्का बटालियन का संबंध किस देश से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है। वर्ष 2014 में कॉन्स्टेंटिनोवस्का और बाबुस्का यानी वृद्ध महिलाओं की एक सेना संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से कार्य कर रही है। इनके द्वारा युद्ध के लिए खाइयां खोदी गई है, जाल निर्मित किए गए हैं तथा खाद्य आपूर्ति की गई है। साथ ही चिकित्सा देखभाल की पेशकश की गई है और एक लुकआउट टावर बनाया गया है। इन्हें दक्षिणपंथी आंदोलन आजोग के तहत संगठित किया गया है। आजोग को वर्ष 2019 में अभद्र भाषा प्रयोग के कारण फेसबुक से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बप्पी लहरी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संगीत। 63वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी का मुंबई में निधन हो गया है। इनका वास्तविक नाम अलोकेश लहिरी था। इन्होंने भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में BPSC द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट
2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन अकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन अकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें। तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर। वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने हेतु भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जी अशोक कुमार। NMSC देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय में कार्य करेंगे। जी अशोक कुमार का प्राथमिक दायित्व भारतीय नौसेना, तट रक्षक बल, तटीय एवं समुद्री सुरक्षा में संलग्न विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। नौसेना के पूर्व उप प्रमुख जी अशोक कुमार की नियुक्ति को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा बेहतर बनाने के लगातार प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हिंद महासागर में स्थित किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापारियों
को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह फैसला 1 फरवरी से लागू हो गया है। व्यापारिक उद्देश्यों से मालदीव जाने वाले भारतीय यात्रियों को 90 दिन की अवधि के लिए बिना वीजा के प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वीजा मुक्त प्रवेश व्यवस्था के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को 6 महीने के भीतर 90 दिन की अवधि के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देंगे। कोई भी भारतीय नागरिक स्वीकृत व्यापार वीजा को 1 कैलेंडर वर्ष में 180 दिन तक के लिए बढ़ा सकता है। नीति आयोग द्वारा किस डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता के सहयोग से पहली बार फिनटेक हैकाथॉन का आयोजन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फोन पे। फिनटेक हैकाथॉन का आयोजन 12 फरवरी को किया गया। फिनटेक 21वीं सदी में उभरते वित्तीय सेवा क्षेत्र का वर्णन करता है। मूल रूप से यह स्थापित उपभोक्ता और व्यापार वित्तीय संस्थानों के बैकएंड पर आधारित प्रौद्योगिकी पर लागू होता है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम हेतु पथ प्रदर्शक की तरह समाधान प्रदान करना है। फोनपे एक भारतीय डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है। यूरोप के किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हाल ही में हो गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। इन मामलों को पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा गया है। लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे वर्ष 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है, ध्यान में रखिएगा, तथा मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है जहां यह स्थानिक है। हाल ही में चर्चा में रहा मेदराम जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदराम जात्रा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.25 करोड़ रुपये लगभग मंजूर किए हैं। इस वर्ष यह उत्सव 16 से 19 फरवरी तक मनाया गया। यह तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय, ध्यान में रखिएगा समुदाय का नाम, ये नाम है कोया। कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाने वाला एक बहुप्रतीक्षित द्विवार्षीय उत्सव है। कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा को देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। मेदराम जात्रा देवी सम्मक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 13 फरवरी को जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। जर्मन राष्ट्रपति के पास काफी कम कार्यकारी शक्तियां होती है और ये दैनिक राजनीति से इतर नैतिक अधिकार होते हैं। जर्मनी में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्राथमिक कानूनी दायित्व विधेयक पर हस्ताक्षर करना है और देश के अंदर या बाहर विभिन्न समारोहों में जर्मनी का प्रतिनिधित्व करना होता है। तो जर्मनी के राष्ट्रपति का जो दायित्व है वो भारत के राष्ट्रपति के समान ही है लगभग। इससे पहले इन्होंने चांसलर एंजेला मर्केल की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कला रामचंद्रन। 1994 बैच की हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन ने के राव का स्थान लिया है, जिन्हें गुरुग्राम के पास स्थित पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। कला रामचंद्रन इससे पहले रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। यह वर्ष 2021 से इंटेलिजेंस ब्यूरो में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थी और वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक इन्होंने मेघालय में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी का नेतृत्व किया था। किस राज्य के एक जंगली हिस्से में बेंट टोड गेको छिपकली की एक नई प्रजाति इंडियन आर्मी बेंट टोड गेको की उपस्थिति दर्ज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन के एक जंगली हिस्से में इस नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की है। गेको जीवों की सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आती है और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। इन रंगीन छिपकलियों ने वर्षा वन से लेकर रेगिस्तानों तथा ठंडे पहाड़ी इलाकों तक के आवासों के लिए स्वयं को अनुकूलित किया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। न्यूज में क्यों है? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के अवैध शिकार का मामला
सामने आया है। गैंडे की कुल 5 प्रजातियां होती है, ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका में सफ़ेद और काले राइनो, एक सींग वाले गैंडे। एशिया में जावा और सुमात्रा की प्रजातियां। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों में 2640 गैंडे हैं। तो ये कौन कौन से हैं 4 संरक्षित क्षेत्र? पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से लगभग 2400 गैंडे केवल काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हैं। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने नेपाल में यूपीआई सेवाएं प्रदान करने हेतु गेटवे पेमेंट्स सर्विस जीपीएस और मनम इन्फोटेक के साथ समझौता किया है। गेटवे पेमेंट सर्विस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है और मनन इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को तैनात करेगा। वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ भारत में यूपीआई को लॉन्च किया था। केंद्र सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किस राज्य में स्थित ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि यह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है। यह मध्य कर्नाटक के सिंचाई परिदृश्य को परिवर्तित करने में मददगार साबित होगी, जिसके लिए राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह परियोजना चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से क्षेत्र की सिंचाई के उद्देश्य से शुरू की गई थी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट कार्ड और शस्त्र ऐप की शुरुआत की। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस तरह की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। दिल्ली पुलिस की लाइसेंस इकाई ने भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट के स्थान पर स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सुरक्षा विशेषताओं से लैस यह स्मार्ट कार्ड अपने पास रखने में सुविधाजनक रहेगा। तुर्की सरकार ने राष्ट्र का नाम तुर्की से बदलकर क्या रखने का निर्णय किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। इस कदम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि सुधारना और देश के इतिहास को इसके नाम के साथ जोड़ना है। इस संबंध में राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन द्वारा जारी बयान के अनुसार तुर्की नाम देश की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र के मूल्यों का सबसे उपयुक्त तरीके से विवरण प्रस्तुत करता है। तुर्की को तुर्क भाषा में तुर्कीय नाम से ही जाना जाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान देश को लैटिन भाषा में तुर्की उपनाम दिया गया था, जो समय के साथ इसकी पहचान में जुड़ गया। कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा के 50 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब आपातकाल की घोषणा हुई है। कनाडा की सरकार टीकाकरण पूरा करा चुके लोगों के लिए अनिवार्य पीसीआर टेस्ट को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। यह फैसला लागू होने के बाद कनाडा के किसी भी नागरिक को विदेश यात्रा के लिए पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। 18 फरवरी को किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्र तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 21 फरवरी को राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को विशाखापट्टनम लाया गया। ब्रह्मोस मिसाइल को 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जा रहा है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 4,300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद करने में सक्षम है। यह 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर वार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ
किस शहर में किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। पीएम मोदी ने इंदौर में ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित 15 एकड़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से बने बायो सीएनजी संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन 19 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसके शुरू होने के बाद इंदौर मध्य प्रदेश में लगभग 400 बसें बायो सीएनजी से चलने लगेंगी। इस प्लांट में रोजाना 17 से 18 टन सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। साथ ही साथ 100 टन जैविक खाद का भी उत्पादन होगा। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित शेरशाह परमवीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्रों से खदेड़ते हुए राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। आशा पारेख को फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। वहीं एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट अभिनेत्री चुना गया है। आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेतन घाटे। आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है। चेतन 2016 से 2020 के बीच आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। 45 साल से कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 के महलानोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक के विजेता हैं। ये वर्तमान में स्वानसी विश्वविद्यालय वेल्स यूके में माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो फाइनेंस में अनुसंधान केंद्र के एक बाहरी सहयोगी हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगमी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। मेटा मटेरियल्स स्मार्ट सामग्री होती है जिसमें गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है और वे एक दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि इनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हालांकि इन सभी में एक सामान्य बात यह है कि इनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। जब इस सामग्री को किसी विशेष दिशा में खींचा जाता है इस प्रकार से, तो इसमें लंबवत या पार्श्व दिशा में एक परिवर्तन होता है। समी पेपर फोल्डिंग यानी ओरिगेमी की जापानी कला का उपयोग किया जाता है और वांछित गुण प्राप्त करने हेतु इसे मोड़ा जाता है। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु TriSV92 विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेलसिंकी विश्वविद्यालय। TriSV92 अणु पर सेल कल्चर और जानवरों के माध्यम से पता चलता है कि यह कम से कम 8 घंटे के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाता है, जिसमें उच्च जोखिम के मामले भी शामिल हैं। टीके से सुरक्षा के विपरीत TriSV92 का प्रभाव इसके इस्तेमाल के तुरंत बाद शुरू होता है। TriSV92 को नाक से प्रशासित किया जाता है। हेलसिंकी विश्वविद्यालय फिनलैंड में है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। होप एक्सप्रेस के तहत अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन का शुभारंभ किया। यह भारत में इस प्रकार की पहली मशीन है। पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डाबर इंडिया लिमिटेड। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के बाद तारापुर हत्याकांड ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार था। यह घटना किस राज्य में घटी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। न्यूज में क्यों है? हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने 90 वर्ष पहले बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में
15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2022 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी। आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें दुनिया भर के राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, जो आमतौर पर टेरी के नाम से जाना जाता है, पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो का PDF आप हमारे एम्पियन एकेडमी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?